कितने लोगों ने पढ़ा था ठीक से हाथ खड़ा कीजिएगा, बिना डरे, कोई बात नहीं है, फिर नहीं तो मैं समझाऊंगा। मतलब आप विश्वास मानिए कि जब स्कीम बनानी होती है, जब 2 एग्जामिनेशन की स्कीम में बना रहा था, तो मैंने एक मीटिंग प्रिंसिपल्स की भी कराई। उनसे पहले ये कहा कि आपको जो अब तक का याद है उसको सब भूल जाओ और आपको 2 एग्जाम कराने, बताओ कैसे करा सकते हैं। तब की बात हो या बाद में जब मैंने उसको फाइनल किया, तो जब मैंने उसको फाइनल किया तो पहले मैं कंट्रोलर बना, सीबीएसई का ऑफिशियल बना, साथ में मैं मैनेजमेंट का आदमी भी बना, फिर मैं प्रिंसिपल भी बना, मैं टीचर भी बना और बच्चा भी बना और पेरेंट भी बना। हर लाइन को लिखते हुए मैंने ये प्रयास किया कि मैं देखूं कि इसके जो किसको असुविधा होगी, लेकिन मेरा ये काम पूरा होना चाहिए। ले लीजिए आप, बढ़िया भी तो मेरे पास नहीं होंगे तो कम से कम मोर देन 50 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होंगे, क्योंकि पॉलिसी को बनाने के लिए मैंने अलग अलग बनाए थे। और ये जानकर कि जब उस पॉलिसी को बनाकर मैंने निकाला और आज ये ट्यूशन शिक्षा कितने लोगों ने पढ़ी है, तो ये देखने के बाद कि 99.99% लोगों ने पढ़ा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। देखिए 2 एग्जामिनेशन पॉलिसी जो है, जो बनाई गई, वो क्या है, वो एनईपी का की देने एक रिकमेंडेशन है। और जो मैंने पहले कहा कि कमेटी बैठती है, वो कुछ डिसाइड करती है, हमको उसको ओबे करना होता है, वो भी उसी चीज का पार्ट है। 10th में हम लोगों ने प्रयास किया कि हम 2 बोर्ड एग्जामिनेशन दें। आपने मेरी ड्राफ्ट पॉलिसी अगर देखी हो तो ड्राफ्ट पॉलिसी में क्या था कि 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, ठीक है, किसी में भी बच्चा बैठ सकता था, ये सब था। लेकिन बाद में हमने उसको चेंज किया और चेंज करके क्या कहा कि फर्स्ट एग्जामिनेशन मैंडेटरी है, क्योंकि एनईपी में क्या कहा है दैट स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड सेकेंड अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो मुझको इम्प्रूवमेंट की बात कब होगी, जबकि मैं एक बार कोई काम कर चुका हूँगा। अगर मैं एक बार काम कर चुका उसके बाद ही तो इम्प्रूव करूँगा। ये सेकेंड एग्जामिनेशन मेरा इम्प्रूवमेंट एग्जाम तो हो नहीं सकता। तो हम लोगों ने ये तय किया कि सेकेंड एग्जामिनेशन जो है वो केवल उन बच्चों के लिए होगा जो इम्प्रूव करना चाहते हैं। फर्स्ट एग्जामिनेशन मैंडेटरी होगा। इसके बाद हम कितने सब्जेक्ट ऑफर करते हैं क्लास 10th में, कोई बताएगा मुझको? टोटल कितने सब्जेक्ट ऑफर करते हैं? कोई जोर से बोलेगा। हम 84 सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं टोटल मिलाकर 10th में। 84 के जो हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं और उनसे हमको डे शीट बनानी होती है। वो जो डे शीट बनाते हैं हम, तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर हमारे 15 फरवरी से शुरू हुए, लगभग 18 मार्च तक गए थे। तो लगभग ये मान के चलिए कि 10th के 1 महीना 10 दिन लगता है हमको और 12th के लगभग 2 महीने 55 दिन के करीब हमको लगते हैं, क्योंकि 10th में हम 120 सब्जेक्ट ऑफर करते हैं। जब हम डे शीट बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन लेके बनाते हैं। तो उसमें बच्चे को देखते हैं कि बच्चे जो हैं एक के बाद दूसरा एग्जाम उनका कितने दिन के बाद होगा, उसमें उनको टाइम मिल जाए। हम ये भी देखते हैं कि ऐसा ना हो कि स्कूल की कैपेसिटी तो 1000 बच्चों की है, हम जब एग्जाम कराएं तो वो 4000 बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर हो, तो स्कूल कैसे कराएगा। हम शुरुआत वाले दिन ही साइंस का एग्जाम नहीं कराते। वो इसलिए नहीं कराते कि पहले दिन ही अगर इतना बड़ा एग्जाम होगा तो सिस्टम को ऑनलाइन लाने के लिए, मतलब सिस्टम की तरीके से काम करने के लिए एकदम लोगों के ऊपर, स्कूल के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि ऐसी स्कीम बनाते हैं जिसमें मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले और इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले। उस अपॉर्चुनिटी के लिए हमने क्या किया कि हमने रिसर्च करनी शुरू की अपनी। जो अभी मैंने मैम को कहा, हमने मीन मार्क्स निकालने शुरू किए सब सब्जेक्ट्स के। तो हमको पता चला कि स्किल सब्जेक्ट में या वो एकेडमिक सब्जेक्ट जिसमें कि इंटरनल असेसमेंट हायर मार्क्स का है, वहाँ ऑलरेडी मीन मार्क्स ज़्यादा थे। तो मीन मार्क्स जहाँ कम थे हमको उस पर जाना था। तो मीन मार्क्स जहाँ कम थे वो साइंस में कम थे, मैथ्स में कम थे, सोशल साइंस में कम थे। या लैंग्वेजेस को हमने इसलिए इंक्लूड किया
कि क्योंकि वो रिलीजियस थोड़ा सा मसला है और उसमें ऐसी संभावना हो सकती है कि कोई बच्चे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने की बात करें। तो हमने ये कहा कि हम उन सब्जेक्ट में असेसमेंट करेंगे जिसमें कि मेन मार्क्स कम थे। तो ये आते थे साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स और लैंग्वेजेस हमने ले ली। तो हमने कहा केवल 3 सब्जेक्ट में हम इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। तो जो 3 सब्जेक्ट हमने कहा कि इधर साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स और लैंग्वेज में से कोई 3 सब्जेक्ट में बच्चा बैठ सकता है। तो ये पॉलिसी हमने बनाई। अब इस पॉलिसी का फायदा क्या हुआ बनाने का कि केवल अगर मैं देखता हूँ तो ये है कि हमने उसको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन से अलग कर एक सेपरेट एग्जामिनेशन हम महीने कराएंगे। लेकिन इस सारे सिस्टम में हमारी जो ड्यूरेशन होगी कंडक्ट कराने की वो 10-12 दिन ही बैठेगी। अभी हम 8 दिन लेते हैं सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जब हम कराते हैं तो 8 दिन की हमारा एग्जाम होता है। 8 वर्किंग डे में कह रहा हूँ, मंडे टू सैटरडे होता है, संडे छुट्टी रखते हैं, मंडे को खत्म होता है। इस तरीके से करके हमारा होता है। तो ये 8 दिन में हमारा एग्जाम खत्म हुआ। तो हम लोगों ने ये कहा कि जब हम ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए तो एक डे तो गया हमारा साइंस के लिए, एक गया मैथ्स के लिए, एक गया सोशल साइंस के लिए और एक गया लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो 4 दिन में हमारे ये एग्जाम खत्म हो गए। तो इसमें भी हमने कहा लैंग्वेज एक ही होगी, 2 नहीं हो सकती, ठीक है। तो 2 लैंग्वेज नहीं है तो 5 दिन नहीं होंगे, 4 ही दिन में एग्जाम जो हमारी स्कीम के हिसाब से वो खत्म हो जाना चाहिए। अब क्योंकि ये डिपेंड करेगा हम बच्चे को एक से दूसरे एग्जाम के बीच में कितना समय दे रहे हैं। तो वो भी मेरी क्लास 10 की, क्लास 12 की मेन एग्जाम की डेटशीट बन के तैयार है, जो कि मैंने 9th और 11th के डाटा पर बनाई है। ये ड्राफ्ट डेटशीट हम लोग जल्दी रिलीज करेंगे जिससे लोगों को, आप लोगों को पता चले कि किसी का कोई अपना फंक्शन अगर अरेंज करना है उस समय पर फिक्स होना है तो आपको हो कि हमारी लगभग ड्यूरेशन की एग्जाम की है तो नहीं मेरी आवश्यकता वहाँ भी होगी तो मैं आगे पीछे मुहूर्त निकाल के अपने घर के काम का वो सब खेती के लिए। अब इसके बाद था कि कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट भी आएगी, तो कंपार्टमेंट तो किसी भी सब्जेक्ट में आ सकती है, तो उनका एग्जाम अलग होगा, वो हमारा छोटा हो जाएगा। तो मेन जो पर्पस था हमारा वो ये था कि पहले एग्जाम में बैठना मैंडेटरी है, वो कोई भी हो, ठीक है। दूसरे एग्जाम में वो बच्चे बैठे जिनको कि इम्प्रूव करना है। तीसरी बात एक है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ और आपसे चाहता हूँ, आप ये बताइएगा कि क्या होता है, पेरेंट्स को गाइड करने की ज़रूरत है। जो कि बार बार बात होती थी कि हमको पेरेंट्स को कैसे डील करें, उसकी ज़रूरत ये है कि आप बताएं उनको कि सेकंड एग्जामिनेशन केवल इम्प्रूवमेंट के लिए है। उसको जो है अपनी ईगो का पार्ट नहीं बनाना चाहिए कि नहीं मेरे बच्चा 95 मार्क्स लेकर आया है तो थोड़ी और मेहनत कर ले तो 100 मार्क्स लेकर आ जाएगा। यहाँ बेस जो है वो मार्क्स की नहीं है। हम उस बच्चे को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए वो बच्चे के जो है 40 नंबर आ जाते हैं और वो कहता है कि नहीं मैं कहीं का भी नहीं रहूँगा तो मेरे को साइंस नहीं मिलेगी तो मैं इम्प्रूव करता हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ देखने की जो ज़रूरत है वो ये भी बताने की ज़रूरत है बच्चे को कि जो क्लास 10 का बच्चा 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाले एग्जाम के लिए बैठेगा वो 1 जनवरी से कम से कम पढ़ाई करेगा, सीरियस होगा उस एग्जाम के लिए। तो वो जाकर उसकी 18-20 फरवरी मार्च के करीब एग्जाम खत्म हुए। उस एग्जाम को खत्म होने के बाद हम कह रहे हैं 15 मई को एग्जाम दोबारा होंगे, तो 15 मार्च के बाद 15 अप्रैल, 15 मई 2 महीने और हो गए। तो एक बच्चे से आप ये आशा करते हैं कि 4.5 महीने के करीब जो है वो 5 महीने वो केवल पढ़ाई करता रहेगा, तो वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता इतने लंबे समय में। तो हम लोगों ने फिर रिसर्च की, हमने देखा कि अभी भी जो बच्चे इम्प्रूवमेंट के लिए बैठ रहे थे मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स होते वो रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो वो 5 महीने, 4 महीने, 4.25 महीने बच्चा तैयारी करेगा दूसरे एग्जाम के, पॉसिबल नहीं है। तो उसके मार्क्स रिड्यूस होना स्वाभाविक है ये बिल्कुल। तो आप पेरेंट्स को कहें कि इसको केवल इसलिए ना करें कि नहीं 100% मार्क्स लेकर आने। ये केवल एग्जाम उन बच्चों के लिए कि अगर किसी को रियली में परफॉर्मेंस पूरी रही, मैं बीमार हो गया, मेरे घर में कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई, मैं परफॉर्म ठीक नहीं कर पाया, तब उनके लिए। तो इस तरीके की ये बात पॉलिसी में आपने नहीं लिखी, लेकिन ये मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि अब एक कंट्रोलर मौजूद है और वो परीक्षा ना ले तो बेकार है। तो मैं एक परीक्षा आपकी लूँगा, उसके बाद फिर आपसे उसमें प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न बचेगा तो आप मुझको बताइएगा, ठीक है, कि ये प्रश्न बचा है इसको बताइएगा। उसके बाद मैं ये जरूर कहूँगा
कि आपको 2 बोर्ड एग्जामिनेशन की जो पॉलिसी है वो लगभग क्लियर हो जाएगी पूरी की पूरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों का प्लान ये है, अभी हम लोग साथ में शेड्यूल बना रहे हैं कि हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी साथ चलेगी। हम लोगों का प्रयास ये है कि स्कूल से आने वाले शिक्षकों का या स्कूल की जो सुविधाएं हमको देनी है उसका ड्यूरेशन कम हो जाए किसी तरीके से। और ड्यूरेशन कम होने के लिए हमने 6 अपने रीजनल ऑफिस खोले हैं, 6 सब रीजनल ऑफिस खोले हैं, कुछ और अपने चेंजेस कर रहे हैं हम लोग। कुछ हम लोगों का प्रयास होगा कि बेसिक को भी बेटर तरीके से फॉर्मुलेट करें जिससे कि एग्ज़ाम को अगर हम कहीं जल्दी खत्म करा पाएँ तो वो करा लें। तो वो बहुत सारे इश्यूज उसमें हमारे इन्वॉल्व हैं। तो आपने 2 एग्जाम का सर्कुलर कितनों ने पढ़ा मुझको वो पता चल गया। ठीक है, अब इसमें नो पास नो फेल की पॉलिसी आप लोगों के लिए, लेकिन पास फेल आप मुझको कर सकते हैं कि हाँ ठीक था ये टेस्ट आप लोगों की नॉलेज के लिए या नहीं था। बताइएगा फ्रॉम विच ईयर 2 एग्जामिनेशन पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड। मुझको लग रहा है मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ क्योंकि आवाज कम आ रही है, तालियों की आवाज ज्यादा थी। 2026 में 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। मेन पर्पस ऑफ दी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्या है? इम्प्रूवमेंट। Is it mandatory for a student to appear in the first board examination? Yes. In how many subjects a student can appear in the second board examination? 3 out of 4. 3. 4. 3 out of 4. Math, science, SST, language. Yeah. इसमें भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है, मेरे एफएक्यू डेवलप हो रहे हैं, हो गए हैं, वो मेरे पास हैं, यहाँ पर भी मेरे पास है। मैं रात लेकर आया था कि अगर मुझे कुछ टाइम मिलेगा तो मैं उनको पढ़कर करेक्ट कर दूंगा। हम उसमें आपको एक ना कॉम्बिनेशन भी बना के दे रहे हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने 5 सब्जेक्ट ऑफर किए, 5 में मैं पास हूँ, तो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं किन किन सब्जेक्ट में बैठ सकता हूँ, वो सब्जेक्ट मैंने क्या ऑफर किया उसके बिहाफ पर दे रखा है। अब मैं 5 सब्जेक्ट मैंने ऑफर किए, 1 में फेल हो गया तो मैं किस तरीके से बैठ सकता हूँ। मैंने 5 सब्जेक्ट ऑफर किए, 2 में फेल हो गया तो मैं किस तरीके से बैठ सकता हूँ। ठीक है, वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमने निकाले हैं, उसको बताने का प्रयास किया है कि वो बिल्कुल पिक्चर आपके पास क्लियर हो, तो उससे बहुत आप लोगों को जो है फायदा होगा फ्यूचर के बारे में सोचने के बारे में कि कौन से कॉम्बिनेशन होंगे और बच्चे के साथ हमको कैसे बिहेव करना है या कैसे उसको गाइड करना है। नहीं, कोई परसेंटेज नहीं है, बच्चे की विल है, स्वीट विल, उसी स्वीट विल को आपको सॉल्टी विल में कन्वर्ट करना है। कि वो कह नहीं बैठना मैंने जो कर लिया लाइफ। सर सुनिएगा, मैं पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन करा रहा हूँ, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन, मैं ये नहीं सोच सकता कि अगली बार देख लेते हैं कैसे होगा, फिर अगली बार सेकंड टाइम में मैं कराऊंगा। मेरे लिए, हम सब लोगों के लिए एक ही चैलेंज होना चाहिए कि मुझको पहली बार चैलेंज मिला है तो ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ और इसको वंडरफुल तरीके से कराऊंगा, सक्सेसफुल तरीके से कराऊंगा। बच्चे में भी हमको यही भावना जो है वो इनकलकेट करनी होगी। नो सेकंड अपॉर्चुनिटी। अगर सेकंड अपॉर्चुनिटी आप देने लगे तो वो बहुत सारी चीजों में मांगेगा जहाँ आप दे नहीं पाएंगे। मेरे सेंटेंस को सुन लीजिएगा और उस पर विचार करिएगा जो मैं कह रहा हूँ, कहाँ मांगेगा और कहाँ आप दे नहीं पाएंगे। What happens if a student is absent for 3 or more subjects in the first examination? क्या वो बच्चा दूसरे एग्जाम में बैठ पाएगा? Next year. What will be the syllabus for the second examination? Same. How many times improvement will be done in the internal assessment for class 10? Internal assessment. No. 1 time. Only once.
नो इम्प्रूवमेंट, मतलब अब ये वो केवल थ्योरी के लिए इम्प्रूवमेंट है, इंटरनल असेसमेंट के लिए कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो नो टाइम, जीरो टाइम। प्रैक्टिकल भी उसी में आता है ना। When can a student apply for revaluation of getting a photocopy of their answer sheet for the first examination? After second examination. ये पॉलिसी हम जो है हम कह रहे हैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जितने आप सब लोग बैठे हैं शायद ही कोई मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे ही हमारा एग्जाम खत्म होता है और हम बाहर आते हैं, हमको पता होता है कि मेरी परफॉर्मेंस इस एग्जामिनेशन में क्या है, ठीक है। तो अगर मुझको बता ये लगता है कि नहीं मेरी एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो मुझको सेकंड एग्जाम के लिए जाना है। पहली चीज़ तो ये पता चल गई। दूसरी चीज़ ये हम कह रहे हैं कि अगर आपको ये लगता है कि रिजल्ट आने पर भी कि नहीं मेरे मार्क्स ठीक नहीं आए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आप सेकंड अपॉर्चुनिटी एग्जाम की बैठो, ठीक है। उसके बाद हम जो है देखेंगे। तो वो फर्स्ट एग्जाम के बाद हम ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं दे रहे, क्योंकि इसमें 1 महीने का समय हमको लगता है। तो 1 महीने का समय अगर हमको यहाँ पर आपको देंगे, बच्चे को देंगे, तो हम कभी सेकंड एग्जाम नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम जा रहे हैं फर्स्ट एग्जाम के बाद, इस सेकंड एग्जाम के बाद ही जो है ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये बच्चे को, पेरेंट को, स्कूल को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है, ठीक है। How will a student who has not qualified in the main first examination will proceed to class 11? अगर किसी बच्चे की क्लास 11 को 10th क्लियर नहीं किया उसने फर्स्ट एग्जामिनेशन में, तो उस 11th में जा सकता है? वो क्या करेगा? कंपार्ट, अगर 2 सब्जेक्ट का फेल है तो प्रोविजनल एडमिशन लेगा, सेकंड बोर्ड एग्जाम में बैठेगा, क्लियर किया तब उसका एग्जाम वो जो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर कोई वो कंफर्म नहीं हो जाएगा वो 10th रिपीट करेगा फिर नेक्स्ट ईयर। वही की जगह पर आया है सेकंड वाला। When will be final passing document and marriage certificate will be issued by the board to the students? सेकंड एग्जाम है जो कंपार्टमेंट After second examination, पहले एग्जाम के बाद हम कोई डॉक्यूमेंट इशू नहीं करेंगे। वो परफॉर्मेंस डिजी लॉकर में मिलेगी, क्योंकि वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए है। बोर्ड के उसको चाहिए 11th में जब जाएगा वहाँ के लिए चाहिए। कुछ स्टेट में बच्चा चेंज करता है अपने बोर्ड को, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का IT एक्ट में भी और अदरवाइज भी ऑर्डर है कि जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्ट करेंगे, तो उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। और सेकंड बोर्ड एग्जाम के बाद जो भी आउटपुट होगा या आउटकम होगा, उसके बिहाफ पर हम जो है अपनी मार्कशीट जो है और पासिंग सर्टिफिकेट बच्चे को इशू करेंगे और मैरिज सर्टिफिकेट इशू करेंगे। मैरिज सर्टिफिकेट हम क्या करते हैं 0.01% पर देते हैं, तो वो टोटल रिजल्ट से निकालेंगे। मार्कशीट भी हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि हम ग्रेडिंग करते हैं। तो A1 जो फर्स्ट टॉप मोस्ट 180 स्टूडेंट होते हैं उस पर लगाएंगे, तो वो फाइनल रिजल्ट पे लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि फर्स्ट रिजल्ट पे लगेगा और सेकंड रिजल्ट पर। वो स्टैटिस्टिकल टूल वहाँ पर अप्लाई करो, तो इसलिए वो 80 पर लगेगा। एक मिनट या तो माइक दे देते हैं आपको इधर आकर। जो मार्कशीट है हमारी, हम मार्कशीट को डिजाइन को चेंज करेंगे। अब उसमें लिखेंगे उसके फर्स्ट की परफॉर्मेंस, ओके, इंटरनल असेसमेंट की परफॉर्मेंस, टोटल फर्स्ट एग्जाम के बिहाफ पर, सेकंड एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस, ठीक है। और फिर थर्ड पेज बनेगा टोटल परफॉर्मेंस में सेक्शन परफॉर्मेंस। तो जो बेटर ऑफ द 2 होगी वो लास्ट में हम देकर उसकी वो बनाएंगे मार्कशीट। Can a new student be added to the list of candidate for the second examination? No. कुछ लोगों की इधर से शायद समझ में नहीं आया, उधर समझ में नहीं आया। कोई किसी बच्चे को सेकंड लिस्ट जो LOC होगी उसमें हम डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं वहाँ पर? नहीं नो। अब एक छोटा सा एग्जांपल है। The following is the performance of a student in class 10 main examination. इंग्लिश में उसके 77 है, हिंदी में उसकी एब्सेंट है, साइंस में 23 है, मैथमेटिक्स में 14 है, सोशल साइंस में 75 है।
what would be the result of this student? क्यों? फेल हो गया. What will the student be allowed to appear in the second examination? क्योंकि ये 3 में जा रहा है ये बच्चा. ये क्या हो रहा है, एक में एब्सेंट है, एक में 23 नंबर है उसके और एक में 14 नंबर है. तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? 3 हो गए. तो कंपार्टमेंट आती 2, तो 2 आते तो वो कंपार्टमेंट में बैठता. ठीक है, तो उसका रिजल्ट जो होता है वो कंपार्टमेंट होता है. लेकिन यहाँ 3 में फेल है तो बच्चे का ये एसेंशियल रिपीट हो गया और ये बच्चा जो है नेक्स्ट ईयर जाएगा. मतलब ये 27 में एग्जाम हो जाएगा. Can a student change examination center in exam 2? हम उसको परमिट नहीं करेंगे. सेकेंड एग्जाम में हम उसको एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए परमिट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम होगा. और अब की बार हम लोग एक काम और कर रहे हैं कि पहले बच्चा को भी आता था. पहले कोविड से पहले हम ट्रांसफर करते ही नहीं थे, सेंट्रल एग्जामिनेशन चेंज होता ही नहीं था. कोविड में चेंज करना शुरू हुआ तो सीबीएसई में एक प्रथा है कि अगर कोई फैसिलिटी दे देते तो हम उसको विड्रॉ नहीं कर पाते. तो वो चली आ रही है. लेकिन हम क्या करेंगे, अपनी बार एक कट ऑफ डेट रखेंगे. उस कट ऑफ डेट के बाद हम कोई सेंटर चेंज नहीं करेंगे. तब पेरेंट्स को फोर्स करेंगे कि नहीं, आप महीने 15-20 दिन उसी सेक्शन में रुको जहाँ पर कि आप हो और बच्चा वहीं पर एग्जाम हमारा जो है वो देगा. तो ये आपके जो रिप्लाई थे वो बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर की तरीके से थे. सब लोग बड़े एनर्जेटिक थे और मुझको नहीं पता, मुझको ऐसा लग रहा है कि जो सर्कुलर था मेरा वाला वो आपके दिमाग के पास से होकर गया और उसने एब्जॉर्ब कर लिया. तो इसलिए आप लोगों ने सबने उसके सही रिप्लाई मुझको दिए. और जो खुशी की बात है, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बनाए थे कि ये मेन क्वेश्चन हैं. ये वो क्वेश्चन हैं जो जनरली आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा. इसके बाद जो एक आधा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेंगे वो आपका क्लास टेस्ट ओवर हो गया और बहुत अच्छे मार्क्स मिले और आपका रियल टेस्ट जो है जब सेकंड एग्जाम कंडक्ट होगा तब होगा. जो एक प्रॉब्लम आपको भी आएगी वो प्रॉब्लम सब लोगों को आएगी कि सेकंड एग्जाम में तो मेरी सिस्टर की, मौसी की, किसी की मैरिज है और मेरा बोर्ड एग्जाम भी होगा तो मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा, मैं कैसे इवैल्यूएशन के लिए जाऊँगा, मेरी तो समर ब्रेक होगा. ठीक है, मैं कैसे इवैल्यूएशन के लिए जाएंगे. ये बहुत सारे प्रश्न आपके पास हैं. ये प्रश्न मेरे पास नहीं है. क्यों है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मैं कोई काम करता हूं तो मैं प्रयास करता हूं कि अपने स्टेक होल्डर को कंफर्ट में रखूं जिससे कि मैं कंफर्ट में रह पाऊंगा, वरना वो काम हो नहीं पाएगा. इसीलिए आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर मैंने कहा कि संडे को कोई इवैल्यूएशन नहीं होगा. पहले मैं कहता था 7 के 7 दिन होगा, 8 के 8 दिन होगा, 10 के 10 दिन होगा, लगातार होगा. तो मैंने कहा नहीं होगा. क्यों कहा कि मैक्सिमम सेगमेंट जो हमारे स्कूल सेक्टर में है वो लेडीज हैं एंड दे आर हैविंग मेनी रिलेशनशिप, मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म. तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं उनको एक दिन का भी रेस्ट नहीं दे पाता हूँ तो मेरे लिए ये बात सही नहीं है. जब मैं एक तरफ तो बात करता हूँ स्वस्थ की, आप लोग स्वस्थ हैं, और दूसरी तरफ मैं आपको परेशान करते रहता हूँ. वही जो CWSN बच्चों पर मैं आपको कह रहा था कि मैं प्रेशर में रखूँ और फिर कहूँ ये, तो वो उस चीज़ के लिए. उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट ईयर हमने ये भी तय किया कि अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है उस पर भी हम बंद करेंगे. ये काम मैंने इवैल्यूएशन पर ही भी नहीं किया, मैंने मार्किंग स्कीम बनाने पर भी किया और दूसरे कामों में भी किया कि एक दिन में हमारा कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मैंने जब डेटशीट बनानी शुरू की और इवैल्यूएशन शेड्यूल बनाना शुरू किया तो मेरा अगर कहीं स्किल सब्जेक्ट शुरू हो रहा है तो लगभग 6ठे दिन इवैल्यूएशन शुरू होता है. लेकिन अगर मेरा कोई एकेडमिक सब्जेक्ट है तो मैं 10वें 11वें दिन एग्जाम होने के वो शुरू करता हूँ. तो उसका इवैल्यूएशन मेरा जाते जाते एग्जाम खत्म होने से पहले खत्म हो ही जाएगा. अगर मैं एक दिन छुट्टी दे भी दूंगा उनको और वो उतने में खत्म हो गया, अगर नहीं देता तो एक दिन पहले हो जाता तो उन मार्क्स को मैं अपने पास रख के कुछ नहीं करने वाला था. मुझको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलना था. तो मैंने कहा कि उस चीज़ को हम वहाँ पर देखें, लोगों को, बच्चों जो टीचर्स हैं उनको एक दिन का रिलैक्सेशन मिले. जबकि प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम हुई कि एक दिन के लिए टीचर और फालतू हो गए, नहीं तो वो स्कूल में आकर काम करते हैं जो टीचर है या जो भी टीचर है. ये होता वहाँ पर. और कुछ प्रिंसिपल्स ने कहा कि सब ये गलत हो गया, पहले 12 दिन के लिए होता था, 14 दिन के लिए स्कूल से गायब हो गया टीचर. लेकिन स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सबको फिर मैनेज कर देगी. दूसरी बात हम अभी प्रयास ये कर रहे हैं
कि अपना इवैल्यूएशन जो टाइम था हमारा मेन एग्जामिनेशन का वो 12 दिन होता है, मैं उसको कम से कम 10 दिन करने का प्रयास कर रहा हूँ इस एग्जाम में, जिससे कि 2 दिन टीचर्स के यहाँ पर चेंज की जाए। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसमें मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे। अगर हम लोग ठीक से बच्चों को गाइड करेंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। अभी जो बच्चे हैं वो 2 लाख के करीब है हमारे पास जो सप्लीमेंट्री में बैठते हैं। ये 2 लाख अगर और हो जाते हैं तो 4 लाख, जहाँ हम लोग 42 लाख बच्चों का एग्जाम कराते हैं वो 4 लाख हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 लाख बच्चों का एग्जाम या 6 लाख बच्चों का एग्जाम अगर मैं पूरी कंट्री में डिवाइड कर देता हूँ अपने 26 रीजनल ऑफिस में जो है 18 और 6 हमारे जो है 24 रीजनल ऑफिस में अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये नंबर जो है बहुत कम हो जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। तो ऐसी संभावना हो सकती है कि हमारा इवैल्यूएशन और जल्दी भी खत्म हो जाए। इसीलिए हम ज़्यादा टीचर्स को यूज़ करने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि टीचर जो है वो इवैल्यूएशन जल्दी से ख़त्म करें और टीम बड़ी हो हमारी, जिससे कि स्कूल में या तो ड्यूरिंग वैकेशन या ड्यूरिंग स्कूल से टीचर कम समय के लिए हमारे पास रहे या ड्यूरिंग वैकेशन जो उसको सर्विस हमको देनी है वो हमको कम समय में दे, क्योंकि सारे टीचर वो 30 दिन के लिए 25 दिन के लिए 28 दिन के लिए तो घूमने जाते नहीं हैं। तो उसका प्रयास जो हमारा ये है कि हम डेट शीट भी अभी निकालना चाहते हैं, वो शेड्यूल भी आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं हमारा क्या होगा, जिससे कि अगर कहीं कोई प्रोग्रामिंग आपको करनी है तो वो थोड़ी बहुत अपने ऊपर नीचे कर आप कर पाएँ। आप लोग अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ को अपने घर की एक्टिविटीज़ को उसी तरीके से थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट कर पाएँ। तो दिस इज ऑल। हम सारे लोग हैं जो कि हम सोसाइटी को और वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि जहां आज संसार है उसमें जो टीचर का योगदान है, मुझको कहने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल एक टीचर का योगदान है जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ पर आज हम लोग हैं। और फ्यूचर में भी हम अपने को बहुत एक्टिव और बहुत रिलेवेंट बना सकते हैं, अपने को अपडेट करते हुए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मानते हुए और उनको सही रूप से निभाते हुए। मेरा प्रयास ये था यहाँ आने का कि जब मैं यहाँ पर आऊँ, बहुत सारे मतलब मैम से शुरुआत हुई मेरी और उसके बाद ये बार हुआ कि नहीं इस बार मैं यहाँ आऊँ। मैं चाहता भी था, कंट्रोलर बनने के बाद केवल परेशानियों का सिलसिला शुरू हुआ, कोविड ये वो, तो मैं भी कभी रीजनल ऑफिसेज में भी अपने बहुत ज़्यादा जा नहीं पाया या दूसरे शहरों में नहीं जा पाया। लेकिन मुझको लगता ज़रूर है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स मुझको करने चाहिए जहाँ पर कि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूँ और अपने जो मेरे मन में आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, जिससे कि हमारा वर्किंग जो है वो बेटर हो सके। विश्वास मानिएगा, जो आप लोग करते हैं कोई छोटा सा समुदाय, मतलब छोटा सा ग्रुप है जो इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैं, वो हमारे पास नंबर है, वो भी जो सीबीएसई की जो विशेष बात है ऑटोनॉमी के हैं, हम ऑटोनॉमस हैं, उसी तरीके से हमने आपको ऑटोनॉमी का फायदा दिया हुआ है। तो उस फायदे का जो आप अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो आप काम करते हैं, जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आपकी एनर्जी है, उसका सही रूप से हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो तभी कर सकते हैं कि जब मैं अपनी बात को, अपने थॉट प्रोसेस को आपके सामने रख सकूं। अगर कहीं गलत हूँ तो मैं उसको आप लोगों से आइडिया लेकर इम्प्रूव कर सकूं, और अगर मैं सही हूँ तो मैं आपकी भ्रांतियों को, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। With these words, once again I would like to communicate sincere thanks to this association that they had called me over here. Though very frankly, yesterday when I was leaving home and I was, जी बताइए। Why the board is not increasing the evaluation charges? This last lot of years the charges are same. Which charges? Evaluation charges. Why board is not increasing evaluation charges? Number one. Evaluation charges. Why the penalty board today at the end of the year we are getting the payment back? Why this board is facing? Look, I would like to submit humbly before you that a committee was constituted on my recommendation, and that committee has proposed the changes in the remuneration not only once but each and every one. ठीक है, क्योंकि हम जो आपसे लेते हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे लेते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ फंड्स मौजूद थे। हम लोगों ने तय किया कि हमको
जो फंड्स हैं, जो रेमुनेशन है वो आपका बढ़ाना चाहिए। इसीलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि वो बढ़े, लेकिन सरकार में कुछ जगह पर ऐसा होता है जब फंड्स की बात होती है, जब खर्च ज़्यादा होते हैं तो हमको बहुत सारी अप्रूवल लेनी होती है। तो अभी तक हमारी जो वो अप्रूवल है वो अवेटेड है, जिसमें हमने कि ये फंड्स बढ़ाए हैं। तो अब हम लोगों ने क्या तय किया, हम लोगों ने तय किया कि मोदी जी ने GST कम कर दी, तो हम आपको पेमेंट दे दें जिससे कि इकोनॉमी में बूम आए। तो ये तय हुआ कि पुराने रेट से भी आपको हम पे कर दें सारा का सारा, और जैसी वो अप्रूवल हमारी आए, जो भी डिसीजन हमारे पास आए, उसके बाद हम उसको रेट को एनहेंस कर दें। वो रेट इतने ज्यादा थे हम लोगों ने बढ़ाए कि वो 700 करोड़ रुपीस का इम्पैक्ट हम लोगों के ऊपर था। ठीक है, तो 700 करोड़ रुपीस का इम्पैक्ट जब पूरे एग्जामिनेशन को कराने पर आता है तो सारे लोग जो अकाउंट्स पे बैठे होते हैं उनको सबको अंदर घुसकर देखने की आदत होती है, क्या हो रहा है, क्यों इतने पैसे दिए जा रहे हैं, क्या है। और हमने उसको कोशिश ये की थी कि वो सारे नॉर्मेटिव रेट पर हो। ऐसा ना हो कि आपसे कहेंगे जी आप कितने किलोमीटर गए थे तो इतने पैसे देंगे, इतने गए थे तो इतने देंगे। हमने कहा किसी को 10 रुपए ज्यादा और किसी को 10 रुपए कम लेकर आप उसको काम को खत्म करिए, जिससे कि जो है वो पेमेंट उसको क्लिक करिए, एक क्लिक पर हो जाए। तो जो हमारा IBS सिस्टम है वो हमने अभी प्रैक्टिकल का शुरू किया इसी वजह से, और हमारा प्रयास ये है कि नेक्स्ट 5-10 डेज में बाकी भी कर देंगे। लेकिन जो आपने क्वेश्चन उठाया वो बिल्कुल वैलिड है आपकी तरफ से, हम लोगों के संज्ञान में पहले से था। हम चाहते थे कि वो बढ़े और हमारा प्रयास ये है, अभी भी हम उस पर लगे हुए हैं कि वो पैसे बढ़े तो हम आपको बढ़े हुए पैसे फिर दिलवा पाएंगे। लेकिन अभी जो है जो चीजें आपके हैं वो जेन्युइन पैसे वो आपको जरूर मिल जाने चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि आप अपना मतलब स्कूल्स की महानता देखिए कि फर्स्ट एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन में तो मैंने एडवांस भी दिया था 80%, सप्लीमेंट्री में तो मैंने एग्जाम एडवांस भी नहीं दिया, केवल इसी सोच के साथ मैं चाहता था कि नहीं वो ज़्यादा पैसे होकर मिल जाए किसी को तो वो बेटर रहेगा। हर कुछ नॉर्म्स को भी रिवाइज किया हमने कि अगर कहीं हमको 2 लोग दे रहे थे तो हमने कहा कि 3 लोग दे दो उसको, इस तरीके से करके बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। I am very hopeful that in near future we will be able to get this approval, तो वो आपको बढ़े हुए पैसे मिलने चाहिए। Thank you. थोड़ा सा टाइम कॉन्शियस है तो नो मोर क्वेश्चन। Yeah, I'll just let you know, as of now, if leave the 2 examination policy behind, we were holding the class 10th supplementary examination in the month of July, and in the month of first week of August, we were declaring the result. Now, we would be declaring the result by 30th of June. So, which condition, which case is better? When we are declaring the result by 30th of June, or when we are declaring the result in the first week of August? So child was at loss during the previous policy. In the current policy, where he will be given an opportunity in the month of July and result will be declared in the month of June, so he would be betterly placed. He would be able to focus more in the 11th class, in my opinion.